तो आज हम चलेंगे झारखंड राज्य के पलामू जिले में और वहाँ स्थित है पलामू किला, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक किला है और उसके बारे में मैं आपको रोचक जानकारी दूंगा। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है डाल्टनगंज शहर से। डाल्टनगंज से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचेंगे पलामू किला। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहाँ आपको पहुंचना कैसे है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप रांची से आते हैं तो आपको पलामू किला सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रांची से लगभग 170 किलोमीटर दूरी तय करके आप यहाँ पहुंच सकते हैं। और अगर आप टैक्सी स्थानीय परिवहन सेवा का उपयोग करके यहाँ आ सकते हैं या फिर आप सरकारी बस से भी आ सकते हैं। अगर रेल मार्ग से आप आते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन आपको यहाँ एक बरवाडी रेलवे स्टेशन और एक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन है। बरवाडी रेलवे स्टेशन जो कि लातेहार में पड़ती है, और वहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पलामू किला पहुँच सकते हैं। अगर आप डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन उतरते हैं जो कि पलामू में पड़ती है, वहाँ से आप लगभग 25 किलोमीटर दूरी तय करके आप पलामू किला आ सकते हैं। और हवाई मार्ग के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आपको रांची उतरना होगा, फिर वहाँ से आप वाहन के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने का सबसे बढ़िया समय होता है, पलामू किला घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इस समय ठंड की मौसम होती है और सर्दियों के महीने में जब मौसम ठंडा और सुहाना होता है तो ये किला घूमने और आसपास के इलाकों में बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने का लिए आदर्श समय होता है। तो अब अगर आते हैं तो ठंड के मौसम में, ऐसे तो हम लोग बरसात में आए हैं और मैं आपको बता दूँ कि बरसात में आना थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि पूरी एरिया जंगलों से घिरा हुआ, घना जंगल से घिरा हुआ, क्योंकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और बेतला नेशनल पार्क यहीं स्थित है। उसी के अंडर में पलामू किला पड़ती है और इस क्षेत्र में बाघों का और तेंदुआ का, लोमड़ी का, हाथी का संख्या काफ़ी है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ बाघ देखने आते हैं, तेंदुआ देखने आते हैं। तो आपको यहाँ तेंदुआ तो रास्ते में चलते चलते दिख जाते हैं, क्योंकि ये घना जंगलों से घिरा हुआ। हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि 4 तेंदुओं ने एक किसान को यहाँ पे मार दिया था। और काफ़ी ऐसा यहाँ घटना घटते रहती है। रास्ता में चलना थोड़ा डरावना होता है। और हम लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ मले डैम भी है बगल में, वहाँ गए थे तो हम लोग रास्ता में तेंदुआ को देखे थे। और तेंदुआ देखने के बाद हमारी हो गई थी हालत टाइट, क्योंकि वो सामने से गुजर गया था। हम लोग भाग्यशाली रहे कि उस समय हमें तेंदुआ का अटैक नहीं हुआ, बाल बचे थे। तो हम लोग देखिए पलामू किला का मुख्य द्वार पहुँच चुके हैं और सामने से देखिए मेन गेट, ये सिंह द्वार कहलाता है। कुछ नज़ारा ऐसा था। और मैं बता दूं कि ये ऐसा खंडहर का रूप ले चुका है कि अगर आप अंदर जाते हैं अकेले तो आपका जाना भी रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर का आश्रय बन चुका है। ऐसा खंडहर है, क्योंकि यहाँ से एक गुफा भी जाती है जो कि सीधे डाल्टनगंज के शाहपुर किला में निकलती है, ऐसा माना जाता है। और उस गुफा को मैंने देखा सामने से, काफ़ी संकरा हो गई है, जिससे अब अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, वो अब धंस चुका है। लेकिन जानवरों का होना तय है, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी जानवर है। और ये मैंने आपको बताया कि टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, तो यहाँ आम बात है तेंदुआ निकलना और हाथी आना, ये आम बात है। तो हम अभी अपने दोस्त के साथ है, मेरे साथ है मेरे दोस्त रविंदर, और हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे पूरा किला को और बताएंगे इसकी जो ऐतिहासिक महत्व है उस बताएंगे। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। किला का देख सकते हैं पूरा हाल एकदम खंडहर का रूप ले चुका है ये किला। पलामू किला जो है भारत के झारखंड राज्य पलामू जिले में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह प्राचीन किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी वास्तुकला को, लेकिन अभी आप खंडहर रूप में देख रहे हैं इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। 16वीं शताब्दी में इसकी निर्माण हुई थी। इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत और सामरिक महत्व को दर्शाता है। खारवेल वंश द्वारा निर्मित और बाद में मुगल सम्राट के द्वारा संवर्धित पलामू किला अपने प्रभावशाली दीवारों और जटिल नक्काशी और प्रवेश द्वारों की एक श्रृंखला से अपने समय की शिल्पकला को दर्शाता है। इसकी मोटी मोटी दीवारें और शिल्पकला उसकी विशालता को दर्शाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के मनोरम दृश्य के बीच स्थित ये किला न केवल भारत के गौरवशाली अतीत को याद दिलाता है, बल्कि आसपास के जंगल और पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य को प्रस्तुत करता है। सामने एक कुआं आपको भी दिख रहा होगा, ये कुआं भी उसी समय का प्राचीन काल का बना हुआ है। लेकिन मैं इसके बाद वाला एक कुआं दिखा हुआ जिसमें एक दरवाजा था अंदर जाने के लिए कुआं में, वो आगे है, और जो कि वो बहुत रहस्यमयी कुआं है। उसको आपको देख कर समझ में आएगा कि कैसे
उस समय का राजतंत्र के समय में कैसे कैसे चीज़ बनाया जाता था। उस कुआं में एक दरवाज़ा, एक गेट भी हुआ करता था। अगर कोई जानवर फंस जाता तो उसको वहाँ से निकाला जाता था। तो ये तो सामने से ये तो पानी वाला कुआं है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको और एक नज़ारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पलामू किला क्यों जाए, इसके ऐतिहासिक महत्व क्या है। ये किला झारखंड के समृद्ध इतिहास और उस समय के स्थापित कला की उत्कृष्टता को प्रमाण है, जो इसे इतिहास प्रेमियों के लिए एक अवश्य देखने योग्य बनाता है। इसकी मनोरम दृश्य एक पहाड़ी के ऊपर स्थित अंगुतोको को हरे भरे हरियाली और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लुभाने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं, जो फोटोग्राफी और प्राकृतिक की प्रशंसा के लिए एकदम उपयुक्त है। और पुरातात्विक रुचि अगर आप रखते हैं तो किले में मंदिरों और पानी के टैंकों सहित प्राचीन संरचनाओं का अवशेष है, जो क्षेत्र के ऐतिहासिक जीवन शैली और संस्कृति की जानकारी प्रदान करता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से इसकी निकटता अंगुतोको की समृद्ध जैव विविधता का पता लगाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे ये प्राकृतिक प्रेमियों और वन जीव उत्साही लोगों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बन जाता है। और मैं अभी देखिए किस जगह पे आया हूँ। ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कुआं है और कुआं के अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया था। तो ये देखिए सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं बहुत पहले आया था, आज से 5 साल पहले, तो इसकी स्थिति थोड़ी अच्छी थी। आगे गेट थी एक कुआं में जाने की, लेकिन गेट अभी लोहा का हट चुका है। मैं आपको सामने जाकर दिखाता हूँ। ये किला स्थानीय लोक कथा और परंपराओं के बारे में जानने के लिए एक शानदार जगह है, क्योंकि इस ऐतिहासिक स्थल के साथ कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। तो अगर आप झारखंड से है तो इस जगह को एक्सप्लोर करें, आपको अपना इतिहास जानने को मिलेगा। ये देख सकते हैं सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ कुछ नज़ारा देखिए। यहाँ से कुआं में जाने का रास्ता था, देख सकते हैं कैसा गेट बनाया गया था कुआं में। देखिए हल्का पानी भी आपको दिख रहा होगा। फिर मैं आपको ऊपर चढ़ के आगे से कुआं दिखाऊंगा। ये तो रास्ता दिखाया कुआं का अंदर जाने के लिए, फिर आगे में जाऊंगा तो कुआं को दिखाऊंगा आपको कैमरे में। वैसे मैं आपको बता दूं कि पलामू किला घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। सर्दियों के महीने में जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है, तो ये किला घूमने और आसपास के इलाकों की बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने के लिए आदर्श समय होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप आते हैं तो यहाँ एक आरामदायक जूते पहने, क्योंकि काफ़ी पथरीली जगह है। किले की खोज में आसपास इलाके में चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनने की सिफारिश यहाँ की जाती है। यहाँ के जो लोग पर्यटक आते हैं वो बोलते हैं आरामदायक जूते पहने और पानी और हल्का नाश्ता ले लें, क्योंकि बहुत बड़ी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा एरिया, अभी मैं ऊपर जाऊँगा बहुत बड़ी एरिया। देखिए ये कुआं में दिखा रहा था नीचे से। इसी कुआं को अगर हम उस साइड से देखते तो एक दरवाज़ा दिखता है और सामने से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मेरे ख्याल से ये किसी को फंसाने के लिए बनाया गया होगा, और नीचे से निकालने का एक रास्ता बनाया गया था, जो कि अभी भी मौजूद है। देख सकते हैं इस कुआं के अभी जो हाल है, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो अंदर जो रास्ता है कुआं का, वो देख लीजिए आप। काफ़ी अद्भुत है, मुझे ये कुछ अलग ही दिखा। पलामू किला इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए अद्भुत संगम है, जो इसे झारखंड आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी जगह बनाता है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, प्राकृतिक प्रेमी हो, या बस एक अनोखे अनुभव की तलाश में हो, पलामू किला आपको अतीत की एक समृद्ध यात्रा प्रदान करता है, और साथ ही अंगुतोको के इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने का मौका भी देता है। और अब अगर आप आते हैं तो यहाँ जरूर आए। हमारे किसी भी विजिटर ने अभी तक पलामू किले पर अपनी समीक्षा साझा नहीं की, हालांकि हमने इस ऐतिहासिक स्थल पर बाहरी स्रोतों से सारा जानकारी इकट्ठा किया। देख सकते हैं इस कुआं को मैं दिखा रहा है, क्योंकि मुझे यही अभी सही स्थिति में लग रहा है, बाकी सारा कुछ यहाँ जर्जर हो चुका है। तो मैं बता दूं पलामू किले का निर्माण चेरो वंश के शासक द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह किला मैदानी इलाके में स्थित है, और 17वीं शताब्दी में मेदिनी राय ने करवाया था, जो कि काफ़ी प्रतापी राजा यहाँ का हुआ करते थे।
और काफ़ी देख सकते चढ़ाई भी है और इस रास्ता में चलना में काफ़ी डर सा भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग जिस समय आए हैं यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बरसात के मौसम में आए हैं तो पर्यटक थोड़े कम आ रही है। देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ पंजा का निशान है ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तेंदुआ के पंजा का निशान है। तो हम लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ऊपर जाए या नहीं, लेकिन मेरे साथ में मेरे दोस्त है तो थोड़ा सा डर की कमी है, क्योंकि अकेले रहने पे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है जानवरों से। लेकिन हम लोग को ऊपर जाना है और देखना है ऊपर से नज़ारा क्या है। ये देख सकते हैं रास्ते में हर जगह मुझे दिख रहा है पंजे का निशान, जैसे लग रहा है अभी कोई जानवर ऊपर गई हो, लेकिन थोड़ा डरावना है। और हम लोग हंसते हुए फिर भी इस रास्ते को पार कर रहे हैं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। और ये किला एक पहाड़ी पर बना है, इसका निर्माण जो एक दो किला है मैंने ये जो बताया, ये एक समतल भूमि पर बना है, एक पहाड़ी पर बना है। एक मेदिनी राय ने करवाया था और एक निर्माण राजा प्रताप राय ने करवाया था। फिर अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में इस किले पर कब्जा कर लिया था और फिर यहाँ पे वो लोग अपने सैन्य अड्डा बनाया अंग्रेजों ने। काफ़ी इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। पलामू किला पलामू जिले के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये किले चेरे वंश के शासनकाल और अंग्रेजों शासनकाल के दौरान हुए संघर्षों की गवाही देता है। तो आप देख सकते हैं हम लोग थोड़े ऊपर पहुंच चुके हैं और इनकी दीवारें आप देख रहे हैं कितनी मोटी दीवारें हुआ करते थे। तो इस किले की काफ़ी विशेषताएं है दोस्तों, देख सकते हैं इसकी दीवारें कितनी मोटी है। पुराना किला है ये और ये 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बना हुआ है। इसमें 7 फीट चौड़ी प्राचीर वाले 3 द्वार है। किले का निर्माण चूने और सुर्खी गारे से किया गया है और आपको देख सकते हैं मजबूती भी काफ़ी है। सुर्खी गारे और चूने की मजबूती आपको दिख रहा होगा। किले की बाहरी 4 दीवारें इसकी पूरी लंबाई में चूनी सुर्खी की धूप में पकी ईंटों से बनी है। पहले कोयले की आग में ईंटें नहीं पकाया जाता था, पहले धूप से ही पकी हुई ईंटें का इस्तेमाल करके किला बनाया जाता था। देख सकते हैं ये जो ईंटा आपको दिख रहा होगा ये धूप में पकी हुई ईंटा है, ना कि ये आग में पकी हुई। इसलिए ये विशेषताएं है इस किले की। और सपाट और लंबी ईंटें हैं यहाँ पे लगी हुई, जैसे मैंने देखा थोड़ा से लंबी लंबी ईंटें हैं। आज के टाइम की ये ईंटें नहीं है। केंद्रीय द्वार तीनों द्वारों में सबसे बड़ा है, जिसे सिंह द्वार कहते हैं। सामने आपको मैंने दिखाया था सिंह द्वार। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पंजा का निशान है। हम लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, लेकिन आगे ऊपर से आपको नज़ारा दिखाएंगे। किले के मध्य में स्थित दरबार कक्ष एक 2 मंजिला इमारत भी है, जिसका उपयोग राजा दरबार लगाने के लिए करते थे। किले में एक जल सेतु था जो किले के भीतर लोगों और जानवरों को जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाता था, लेकिन अब ये खंडर अवस्था में है। मैंने दिखाया आपको पिछले वीडियो में। दूसरे द्वार में से प्रवेश करने पर किले में 3 हिंदू मंदिर थे। इस बात की पुष्टि करता है कि मेदिनी राय एक धार्मिक हिंदू राजा थे, जिन्हें दाऊद खान द्वारा मेदिनी राय को हराने के बाद किले पर कब्जा करने के बाद आंशिक रूप से मस्जिद में बदल दिया गया था। किले का दक्षिण पश्चिम भाग में जो तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, कामदा झील नामक एक छोटी सी धारा है, जिसका उपयोग राज परिवार की महिलाएं अपने दैनिक स्नान के लिए करती थी। इस धारा और किले के बीच पहाड़ी की चोटी पर 2 निगरानी मीनारें भी है, जिसका उपयोग दुश्मन की किसी भी घुसपैठ पर नजर रखने के लिए किया जाता था। इन 2 मीनारों में एक मीनार में देवी मंदिर नामक एक देवी का छोटा सा मंदिर है, जो कि अभी भी स्थित है। तो हम लोग देखिए सबसे ऊपर एरिया में आ चुके हैं और यहाँ से आपको जो नई किला है वो भी दिखती है, उस पहाड़ में है, देख सकते हो वहाँ उस साइड है। तो हम लोग उधर भी जाएंगे। तो देख सकते हैं कितने हाइट में आ गए। और ये दीवारें हैं, किला की दीवारें इतनी मोटी है कि हम लोग उसमें चल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो दीवारें 7 फीट की लगभग चौड़ी है और 7 फीट काफ़ी होता है, इसलिए अभी तक इसकी ढांचा बरकरार है। देख सकते हैं नीचे खाई की जैसा लग रहा है, इतनी ऊंचाई पर यह दीवार बनाया गया है। अगर आप इतिहास प्रेमी है तो आपको यहाँ आना अच्छा लगेगा। पुराने किले है ये, और पुराने किले के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित किले का निर्माण मेदिनी राय ने अपने निधन से 2 वर्ष पूर्व 1673 में करवाया था। ये किला अपने निर्माण में पुराने किले से बेहतर है, जैसे कि नागपुरी द्वार के रूप में जाने वाले प्रवेश द्वार की विशेषताएं से देखा जा सकता है। इस द्वार में उत्कृष्ट नक्काशी है, जिसे नागपुरी शैली का रूपांतरण कहा जाता है।
जिसे मेदिनी राय ने नागपुरी राजा को हराने के बाद नकल किया था। किले का मुख्य द्वार नागपुरी द्वार के बाद और आकार में छोटा और दोनों तरफ से पत्थर के खंभे हैं। इन स्तंभों में फारसी और संस्कृत में लिखे शिलालेख है जो राजा के गुरु बनामली मिश्र के हैं। शिलालेख में लिखा है कि किले का निर्माण हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत 1680 माघ महीने में शुरू हुआ था। ये सब आपको वो नई किला है उसमें आपको देखने को मिलता है। वहाँ नक्काशी है लेकिन उसकी स्थिति थोड़ी जर्जर कम है और इसकी थोड़ी स्थिति जर्जर है। और मैं आपको बता दूं कि किले के चारों तरफ औरंगा नदी है। दोनों किले औरंगा नदी से घिरा हुआ है और जंगल आप देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक जंगल है और ये टाइगर रिजर्व का जंगल है। और एक समय यहाँ काफ़ी बाघों की संख्या थी, ये देख सकते हैं। यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखा जाता था। ये छोटे छोटे आकृति बनाया गया है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद बनाया गया है जिससे आक्रमण भी किया जाता था। देख सकते हैं काफ़ी जर्जर हो सकता है अपने बदहाल में खड़ा ये किला। और मैं आपको बता दूं कि इस किले से एक गुफा भी बनाया गया था जो कि शाहपुर किला में निकलता है और शाहपुर डाल्टनगंज के पास ही यहाँ से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। उस किले से इस किले तक एक गुफा हुआ करता था जो कि अभी धंस चुका है। और सोचिए उतनी लंबी गुफा उस समय था। और देख सकते हैं यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा है किला का। और अगर इस किले के इतिहास की बात करें दोस्तों तो चेरो राजवंश से भी पहले इस किला का अस्तित्व था और इस किले का जो निर्माण है रक्सेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। बाद में इसको बड़ा क्षेत्र बनाया गया मेदिनी राय द्वारा और मेदिनी राय के द्वारा इस क्षेत्र को फैलाया गया और ये पुराने किले का एरिया को बढ़ाकर फिर एक नया किला भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और पलामू में 1658 से लेकर 1674 ईस्वी तक उसने 13 वर्षों तक शासन किया था। और मैं बता दूं कि चेरो राजा एक आदिवासी राजा थे। उनके शासन दक्षिण गया हजारीबाग क्षेत्र तक फैला हुआ था। उन्होंने डोईसा पर भी हमला किया था और फिर नौरतनगढ़ जो रांची जिसे कहते हैं और वहाँ के नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को हराया भी था। और युद्ध के इनाम के साथ उन्होंने सतबरवा के करीब निचले किले का निर्माण कराया था जो कि सतबरवा में आपको बता दूं कि इससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ एक नज़दीक एक किले का निर्माण कराया था जो कि नदी के साइड में है। और अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों ने 1574 में इस किले में आक्रमण भी किया था, लेकिन अकबर के मृत्यु के बाद 1605 में पलामू में अपनी सेना से पराजित हो गई थी। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल आया तो उसने पटना और पलामू के सूबेदारों ने रक्सल शासकों पर कर लगाने का प्रयास किया जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप मुगलों ने लगातार 3 बार हमले किए इस किला पर और 1613 ईस्वी में रक्सल वंश के शासकों पर भगवंत राय के नेतृत्व में चेरो राजाओं ने आक्रमण किया। उसके बाद यह आक्रमण रांका, नामूदाग और चैनपुर के सरदारों की सहायता से हुआ था। और जब पलामू पर शासन कर रहे थे रक्सर राजा मानसिंह राजधानी से बाहर थे तब भगवंत राय ने सत्ता हथिया ली। ये समाचार सुनकर राजा मानसिंह ने पलामू दोबारा नहीं आए और इस तरफ देखा भी नहीं। वो दोबारा यहाँ आए ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, बल्कि वो सरगुजा वापस चले गए और सरगुजा में रक्सल वंश का अपना स्थापना किया। उसके बाद ब्रिटिश राज के दौरान सरगुजा राज्य मध्य भारत की प्रमुख रियासतों में से एक था। और फिर जब मेदिनी राय के इस जगह पे कब्जा हो गया उसके बाद दाऊद खान ने 1660 ईस्वी में पटना से अपना आक्रमण शुरू किया और फिर हमला किया और 9 दिसंबर 1660 ईस्वी को पलामू किला तक वो पहुंच गया। उसके बाद आत्मसमर्पण और कर भुगतान की शर्तें चेरो को स्वीकार नहीं थी। दाऊद खान चेरो शासन के तहत सभी हिंदुओं को पूर्ण रूप से इस्लाम में धर्मांतरण चाहता था। इसके बाद खान ने किले पर कई हमले किए। चेरो ने किले की रक्षा की लेकिन अंततः दोनों किलों पर दाऊद खान का कब्जा हो गया और चेरो जंगल की ओर भाग गए और हिंदुओं को उन्होंने खदेड़ दिया, मंदिरों को भी नष्ट कर दिया और इस्लामी शासन लागू कर दिया गया। मेदिनी राय की मृत्यु के बाद चेरो राजवंश के शाही परिवार का भीतर प्रतिद्वंदता थी जो अंततः उसका पतन का कारण बन गई। यह दरबार मंत्रियों और सलाहकारों द्वारा रची गई थी। उसके बाद चित्रजीत राय के भतीजे गोपाल राय ने धोखा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
पटना परिषद के किले पर हमला करने में मदद की। 1771 को कैप्टन केमक ने किले पर हमला किया था। उसके बाद चेरो वंश फिर से आ गए थे, लेकिन चेरो वंश के राजा के ऊपर फिर से हमला ब्रिटिश शासन के काल में हुआ, जो कि 1771 ईस्वी में हुआ था। लेकिन चेरो सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें पुराने किले में वापस जाना पड़ा। इससे ब्रिटिश सेना को किसी बिना संघर्ष के एक पहाड़ी पर स्थित नए किले पर कब्जा करने में मदद हुई और अंततः 1771 पुराने किला को अंग्रेजों ने घेर लिया और 1772